मेरा ये व्याख्यान सारणियों के अंतर्गत त्रिगुणी सारणी पर केंद्रित है। हम ये जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज में घटनाएं घटित होती हैं, एक पल में अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। घटनाओं के वर्गीकरण करने पर यह तथ्य सामने आता है कि सभी घटनाओं की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, जो समाज को प्रगति की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करती रहती हैं, और इसके विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समस्या के रूप में होती हैं। दोनों ही प्रकार की घटनाएं अपने आप में अहम भूमिका निभाती हैं समाज को एक दिशा देने में, और वो समाज प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं जहां समस्याएं कम होती हैं और जहां कल्याणकारी घटनाएं अधिक होती हैं। और इसके विपरीत वो समाज जिनमें समस्या मूलक घटनाएं ज्यादा हैं, कल्याणकारी घटनाएं कम है, वो समाज पिछड़ जाते हैं या वो पीछे रह जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान के बहुत सारे चरण हैं। सामाजिक अनुसंधान की एक लंबी प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में एक पड़ाव, एक चरण, वो है सारणीयन का। सारणीयन का तात्पर्य है कि तथ्यों को सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत करना। हम ये जान चुके हैं कि तथ्य का मतलब है घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से, वो सूचनाएं, वो जानकारियां जो हमको या तो प्रकाशित रूप में मिलती हैं, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, डायरी में, या फिर अप्रकाशित है शिलालेखों में, और तथ्यों में वो सूचनाएं भी सम्मिलित हैं जिन सूचनाओं को, जिन जानकारियों को एक अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर या सूचनादाताओं के माध्यम से जिनको प्राप्त करता है। तो सीधा सा इसका तात्पर्य है, तथ्य के बारे में अगर बात करें कि तथ्य का तात्पर्य है घटना से संबंधित वो सभी सूचनाएं, वो सभी जानकारियां जिनको एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है। तथ्यों की व्याख्या यदि की जाती है तो ऐसा अनुसंधान कार्य पाठकों की दृष्टि से नीरस हो जाता है, क्योंकि व्याख्या करने में अधिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत लेंदी वर्क हो जाता है। तो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता चूंकि ये चाहता है कि उसका जो अध्ययन है वो पाठकों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ये जो संबंधित अधिकारीगण है उन तक पहुंचे, उसको समझा जाए, उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण हो, नीतियां बने। तो उसके लिए अनुसंधानकर्ता चाहता है कि आकर्षक तरीके से सारणियों का प्रयोग करते हुए वो तथ्यों की जानकारी अपने अनुसंधान कार्य में प्रस्तुत करें। और अनुसंधान कार्य के आकर्षण में जो अहम भूमिका होती है, जो अहम पहलू है, वो है सारणीयन का। सारणियों के माध्यम से संख्यात्मक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत सारणीयन के अंतर्गत किया जाता है। सारणियां चार प्रकार की होती हैं। एक गुणी सारणी, जिसके अंतर्गत किसी भी घटना के एक गुण को प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी घटना के किसी भी पहलू के एक गुण को प्रस्तुत किया जाता है, एक गुणी सारणी। द्विगुणी सारणी में किसी भी घटना के किसी पहलू के दो गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। त्रिगुणी सारणी में घटना अथवा उसके किसी पहलू के तीन गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, और जो बहुगुणी सारणी है उसमें घटना के चार गुणों को या पांच गुणों को या उससे अधिक गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक गुणी सारणी और द्विगुणी सारणी को समझने के बाद आज हम बात कर रहे हैं त्रिगुणी सारणी पर।
जैसा मैंने अभी बताया कि त्रिगुणी सारणी में किसी भी घटना के 3 गुणों को अथवा किसी भी घटना के किसी भी पहलू से संबंधित 3 गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इस सारणी को हम त्रिगुणी सारणी कहते हैं। उदाहरण के लिए राजकीय महाविद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों की संख्या हमको लिखनी है और विद्यार्थियों के 3 गुण एक साथ हमको प्रकट करने हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं ये 3 गुण लेता हूं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को लेकर के कि एससी, एसटी और ओबीसी, जैसा हम जानते हैं कि महाविद्यालयों में कुछ विशेष वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है और उसके आधार पर एडमिशन में या अन्य चीजों छात्रवृत्ति आदि में उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो एससी, एसटी, ओबीसी उनकी संख्या विभिन्न सत्रों में जितनी थी, और यदि मैं बात करता हूं 2010 से लेकर के 2010 से 11 में एससी के विद्यार्थी उदाहरण के लिए 25 थे, एसटी के 17 थे, ओबीसी के 71 थे। इसी प्रकार से 2011 में जितनी संख्या थी उनको लिखेंगे हम लोग। 2012 में एससी वर्ग में कितने थे, एसटी में कितने थे, ओबीसी में कितने थे। इसी प्रकार 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में, 18-19 में, यानी कि 21 तक लगातार विभिन्न सत्रों में एससी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या लिखेंगे हम, एसटी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या लिखेंगे और ओबीसी के कितने स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आरक्षित वर्ग में और भी विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हमको केवल 3 गुणों को प्रकट करना है तो हम केवल 3 कैटेगरी को लेंगे, तो 3 से ज्यादा कैटेगरी नहीं लेंगे। अगर 3 से ज्यादा कैटेगरी आती हैं तो वो त्रिगुणी सारणी नहीं होगी, अपितु वो बहुगुणी सारणी बन जाएगी। तो इस प्रकार से और अंत में जब 3 कैटेगरी का नाम लिखा हमने और जो अंतिम जो स्तंभ होगा वो स्तंभ कुल योग का स्तंभ होगा, जिसमें कि हम प्रत्येक सत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के जितने विद्यार्थी थे उनका कुल योग आखिरी कॉलम में, आखिरी स्तंभ में हम लिखेंगे। तो ये त्रिगुणी सारणी है। ये मैंने बहुत सरल सा उदाहरण लिया है। हम समझ सकते हैं कि इसके आधार पर हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सारणी में केवल विद्यार्थियों के बारे में ही सारणी बनाएं। जो समस्या जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उस घटना से संबंधित जो भी है तो उसके 3 गुणों को छांट करके हम एक साथ अगर हम प्रस्तुत करते हैं सारणियों के माध्यम से, तो उस सारणी को हम त्रिगुणी सारणी के नाम से जानेंगे।